नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मेरे इस वीडियो से स्पष्ट है, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सत्ता के चाटुकार पत्रकारों के रिपब्लिक का डीएनए टेस्ट। दोस्तों, मेरा अपना एक उसूल है। मैं पिछले करीब 1-1.5 साल से ब्लॉग्स लिख रहा हूं और मैंने कभी भी अपने किसी ब्लॉग में किसी पत्रकार का नाम लेकर उसकी आलोचना नहीं की है। मैंने पत्रकारिता पे कई बार ब्लॉग्स लिखे हैं, उस पर टिप्पणियां भी की हैं, मगर मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। और इसकी वजह है कि जो पत्रकार जो कर रहा है वो उसका कर्म है, वो उसकी नियत है। मैं अपना काम करूंगा। मेरा मानना है कि पत्रकार का काम है सत्ता से सवाल करना, और वो मैं करता रहूंगा। कोई क्या करता है ये उसकी नियत है, मगर अब तमाम हदें जो है ना वो टूटने लगी। एक पत्रकार महोदय हैं जो अक्सर उदारवादियों से सवाल करते हैं, अल्पसंख्यकों से सवाल करते हैं, विपक्ष से सवाल करते हैं, और उनके सवालात ऐसे होते हैं कि वो लिटरली उत्तेजित करते हैं एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को। वो उत्तेजित करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि कहिए दोस्तों, ऐसे पाकिस्तान प्रेमियों, आईएसआई परस्तों के साथ क्या सुलूक किया जाए। यानी कि जैसे कि आपने एक अदालत बना रखी है, आप एक तानाशाह हैं और आप इस तरह से लोगों को भड़का रहे हैं। और आज वो पत्रकार जो है बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। इसने दावा यह किया था कि 2002 के जो नरसंहार हुआ था गुजरात में, जो दंगे हुए थे, इन दंगों में वो महज उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से 50 मीटर दूर था। एक भीड़ ने रोका, उन पर हमला करने की कोशिश की, यह कहा कि तुम हिंदू हो कि नहीं, और वो किसी तरह से अपनी जान बचा के आ गया। अब इसमें झूठ क्या था? झूठ की वो जिस घटना का जिक्र कर रहा था उस वक्त वो मौजूद ही नहीं था। न सिर्फ वो मौजूद नहीं था, बल्कि इस घटना में वो नहीं बल्कि कोई और पत्रकार था, और इस पत्रकार का नाम राजदीप सरदेसाई था। और राजदीप सरदेसाई ने ही दरअसल इस पत्रकार को एक्सपोज किया, और यह उन्हें एक्सपोज किया गया महज 2 या 3 ट्वीट्स के जरिए। वो ट्वीट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपके सामने राजदीप सरदेसाई का यह ट्वीट है जो कह रहे हैं अंग्रेजी में, फोटो अर्नब की है। Wow, my friend Arnab claims his car attacked next to CM residence in Gujarat riots. Truth, he wasn't covering Gujarat Ahmedabad riots. राजदीप ने कहा कि ये कवर भी नहीं कर रहे थे, वहां मौजूद ही नहीं थे। और राजदीप का साथ मिला संजीव सिंह को। संजीव सिंह जो उस वक्त एनडीटीवी के संवाददाता थे, वो खुद कहते हैं, astonishing revelation considering Arnab wasn't in Gujarat when this incident took place. संजीव सिंह भी कह रहे हैं कि अर्नब वहां मौजूद ही नहीं था। और नलिन मेहता, अमेजिंग बिकॉज एक्चुअली द इंसिडेंट हैपेंड विद राजदीप इन गुजरात रायट्स, वी नो वी वर देयर। यानी कि इस पत्रकार ने न सिर्फ झूठ बोला, बल्कि एक वीडियो जिसमें वो ये झूठ बोल रहा था, और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो जहां ये झूठ बोल रहा था, ये जब असम में जब कांग्रेस की सरकार थी। ये इतना पुराना वीडियो है दरअसल। उस वीडियो को डिलीट भी करवा दिया वीडियो को डिलीट भी करवा दिया। अब ऐसे काम कौन करता है? सबूतों को डिलीट कर देना, सबूतों को साफ कर देना, गवाहों को मौत के घाट उतार देना। फिल्मों में खलनायक काम करते हैं ना, ऐसे आपने फिल्में देखी होंगी। ऐसे काम खलनायक अक्सर करते हैं। अब ऐसे काम कौन करने लग गया है? एक पत्रकार करने लगा है कि वाह साहब, क्या हिम्मत है इनकी। यानी कि आप अपने स्टूडियो में बैठकर राजनेताओं की धज्जियां उड़ाते रहें। और राजनेताओं में भी किसकी धज्जियां? विपक्ष में बैठे जो पत्रकार हैं, माफ कीजिएगा, विपक्ष में बैठे जो राजनेता हैं, उनकी आप धज्जियां उड़ाते रहें। सत्ता में जो राजनेता बैठे हैं उनसे सवाल करने की आपकी हिम्मत नहीं है। और आपने न सिर्फ डिलीट करवा दिया, बल्कि ये जो तथाकथित चैनल है, इनके मालिक दरअसल बीजेपी से जुड़े हुए हैं, एनडीए के चेयरमैन हैं केरला में। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर साफ तौर पर एक ऐसा पत्रकार दिखाई दे रहा है जो सत्ता परस्त पत्रकार है, जो सत्ता से सवाल नहीं करना चाहता है।
और जैसा मैंने कहा, यह सज्जन अक्सर मोदी से सवाल करने वाले, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करने वाले, व्यवस्था को चुनौती देने वाले उदारवादियों, लेफ्टिस्ट पत्रकारों को निशाना बनाते हैं। और इन्हीं के ऊपर मैंने टिप्पणी की थी, जो आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उस राष्ट्रवादी पत्रकार ने अंग्रेजी में दहाड़ते हुए कहा, तो कहिए दोस्तों, ऐसे पाकिस्तानी प्रेमियों, आईएसआई परस्तों के साथ क्या सुलूक किया जाए? क्या वक्त नहीं आ गया है कि उन्हें एक एक करके एक्सपोज किया जाए? आप बताइए, अगर मैं भीड़ के बीच में हूं या कोई भी ऐसा शख्स भीड़ के बीच में है जो इनकी डेफिनेशन के हिसाब से, जो इनकी परिभाषा के हिसाब से आईएसआई परस्त है या पाकिस्तानी प्रेमी है, तो उसे तो मौत के घाट उतार दिया था। मैंने आगे यह भी लिखा, मैंने सोचा क्या वाकई ऐसा किया जाए? क्या इन तमाम छद्म उदारवादियों को चौराहे पर लटका दिया जाए? क्या उन्हें और उनके परिवारों को चिन्हित करके शर्मसार किया जाए? क्या कुछ दिन पहले एक अन्य चैनल ने एक प्रोपेगेंडा चलाया था जिसे अफजल प्रेमी गैंग का नाम दिया गया। इन्हें देशद्रोही बताया गया। इस देश के नागरिकों को अफजल प्रेमी गैंग कहा गया। और जैसे कि आप जानते हैं कि उस चैनल से माफी मांगने के लिए कहा गया था, मगर उस चैनल ने माफी तक नहीं मांगी। तो यह इनकी बहादुरी है। जब इनका झूठ एक्सपोज हो जाता है तो वो वीडियो उतारने की कोशिश करते हैं। जब इनका झूठ एक्सपोज हो जाता है, जब इन्हें फरमान जारी किया जाता है कि आप माफी मांगिए, तो ये माफी तक नहीं मांगते हैं। यानी कि ये सज्जन जिनका झूठ एक्सपोज हुआ है, ये लगातार पत्रकारों के खिलाफ भड़काने का काम करते आए हैं और अब इनकी बोलती पूरी तरह से बंद है। इन्हें कुछ लोग मोदी परस्त पत्रकार कहते हैं, प्रो मोदी पत्रकार कहते हैं। यानी कि सत्ता से सवाल पूछने की इनमें हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। और ऊपर से जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके मालिक भी एनडीए का हिस्सा हैं। दरअसल इस वक्त देश में ऐसे कई पत्रकारों की जमात है जिन्हें प्रो मोदी पत्रकार या प्रो बीजेपी पत्रकार कहा जाता है। मगर आप लोगों में से जो लोग मोदी समर्थक, अगर आप यह सोच रहे हैं कि ये लोग इसलिए समर्थन देते हैं प्रधानमंत्री मोदी का क्योंकि वो दिल से उनकी नीतियों में विश्वास करते हैं, तो आप गलत। क्यों? जैसे मैंने कहा, इस सज्जन जिसे एक्सपोज किया है राजदीप ने, इनके मालिक एनडीए में हैं, यानी खुद बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा एक और पत्रकार हैं जो कुछ सालों पहले तिहाड़ जेल गए थे एक्सटॉर्शन के चक्कर में। एक्सटॉर्शन के चक्कर में तिहाड़ जेल गए थे। अगर वो इस सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दें तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। तो जाहिर सी बात है, उन्हें अपनी जान बचानी है। एक और पत्रकार मैं आपको बताता हूं, इन पर यह आरोप था कि उन्होंने करीब 548 मिनट एक आर्म्स डीलर के साथ बात की। ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनसे पूछताछ करना चाहती थी, मगर यह सज्जन सोशल मीडिया से गायब हो गए। क्यों गायब हो गए सोशल मीडिया से? ये क्योंकि इनसे सवाल किए जाते कि तुम आर्म्स डीलर से क्यों बात कर रहे थे, और ये लगातार बीजेपी के पक्ष में या मोदी जी के पक्ष में बयान दिया करते थे। यानी कि तमाम लोग जो मोदी भक्त हैं ना, प्रो मोदी हैं, ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर इन्होंने सवाल पूछना शुरू किया तो इन्हें भी जेल जाना पड़ेगा। इनकी मोदी भक्ति अवसरवादिता है। यकीन मानिए, अगर 2019 में किसी वजह से बीजेपी सत्ता में वापस ना आ पाई तो ये लोग जो उस वक्त सत्ता में होगी उसकी चाटुकारिता करनी शुरू कर देंगे, क्योंकि इन्हें अपनी जान बचानी है किसी भी कीमत पे। देखिए, मेरा यह मानना है कि पत्रकार अगर सवाल पूछता है तो उसे भी कभी कभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैंने अक्सर हमेशा सवालों का जवाब दिया है। मेरे दोस्त जानते हैं कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कितना गंदा प्रोपेगेंडा चलाया गया, सोशल मीडिया पर कितना गंदा प्रोपेगेंडा चलाया गया, टारगेट किया गया सरकार के कुछ पक्षों द्वारा। हम पर आरोप लगाए गए कि आपने 5,500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग किया। जिस शख्स ने यह वाहियात आरोप लगाया, जिसे सरकार का समर्थन हासिल है, उस शख्स को हम अदालत ले गए। अदालत ने उसे जेल की सजा सुनाई। और यही नहीं, हमारा यह मामला सीवीसी में भी गया, वहां पर भी हम दोष मुक्त हुए।
हम सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में गए, वहां पर भी ये बंदा कोई भी हमारे खिलाफ आरोप नहीं साबित कर पाया। और अगर आप इस मामले की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपको जो है गूगल पे जाना है, अभिसार शर्मा न्यूज लॉन्ड्री ब्रिंग इट ऑन सीबीआई, बस आपको यह टाइप करना है, आपको यह पूरा मामला समझ आ जाएगा। और मैं एक सीधी सा सवाल इन लोगों से करता हूं जो ये अक्सर मुझ पे आरोप लगाते हैं, अगर इन तमाम आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई होती तो अपने परिवार को बचाने के लिए मैं तो इस सरकार के सामने नतमस्तक हो जाता। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं तो इस सरकार के सामने नतमस्तक हो जाता ना, जैसे ये बाकी पत्रकार हो गए हैं। चाहे वो आर्म्स डीलर से बात करने वाला पत्रकार हो, वो अपनी जान बचाने के लिए नतमस्तक है, या फिर वो पत्रकार जो तिहाड़ जेल गया था, वो भी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। मैं भी अगर कोई जुर्म होता तो मैं भी यही करता। मगर सच ये दोस्तों कि हमें एक कीमत चुकानी पड़ती है। जो लोग इस सरकार से सवाल करते हैं, 1 साल पहले मेरी वाइफ का ट्रांसफर मेरठ किया गया था। दिल्ली से मेरठ वो रोज सफर कर रही थी, मगर 5 दिन बाद दोस्तों उन्हें देहरादून फेंक दिया गया। 1 साल होने को आया है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे जो हैं अपनी मां के बगैर रह रहे हैं, मैं अकेला अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हूं। और यह कीमत आपको चुकानी पड़ती है अगर आप इन लोगों का सामना करें जिन्हें सत्ता का समर्थन हासिल है। मैंने कीमत चुकाई ना उसकी, मैं चुका रहा हूं अभी भी कीमत। मगर मैं क्यों डरूं जब मुझे पता है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल दुखद बात क्या है कि आजकल पत्रकार जो है ना, वो पार्टी प्रवक्ताओं से कहीं ज्यादा पैरोकार हो गए हैं बीजेपी के। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और मैं आपको कसम से कहता हूं, यह झूठ नहीं बता रहा हूं मैं आपको, यह सच्ची मिसाल है। मैं एक पत्रकार और मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय एक जगह कहीं बैठे हुए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि अभिसार जी, ये जो आप सरकार से सवाल करते हैं ना, ये पुराने किस्म की लेफ्ट विंग पत्रकारिता है, ये पुराने किस्म की लेफ्ट विंग पत्रकारिता है। तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा सज्जन मुझे बताइए पत्रकारिता क्या होती है? तो ये कहते हैं कि सरकार से के अच्छे कामों को प्रमोट करना पत्रकारिता है। तो मैंने उनसे पूछा, हजरत मुझे ये बताइए कि आप में और पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में क्या फर्क है? आप में और पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट में क्या फर्क है? तो खुल के इस तरह की बात कही जा रही है और शर्म भी नहीं है। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पिछले 3 सालों में ही पत्रकार इस कदर से सत्ता के सामने झुक गए हैं। कांग्रेस का भी जब कार्यकाल था तो कुछ पत्रकारों की घिग्गी 10 जनपद के सामने बंध जाती थी। सोनिया गांधी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक रहते थे, मगर फिर भी ये कांग्रेस के करप्शन पे सवाल उठाते थे। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जब सोनिया गांधी का इंटरव्यू करते थे तो ऐसे बैठ जाते थे जैसा कोई नन्हा मुन्ना बच्चा जो है ना अपनी टीचर के सामने बैठ गया हो। और मैं उन्हीं वरिष्ठ पत्रकार की एक मिसाल आपको बताना चाहता हूं। उस वक्त मैं आज तक में था और आज तक ने एक बहुत बड़ी स्टोरी की थी। उस स्टोरी में दरअसल हमने सलमान खुर्शीद साहब जो उस वक्त विदेश मंत्री थे, उनके एनजीओ में एक घपला चल रहा था, उसको लेके हमने एक्सपोजे किया था। दोस्तों मैं और मेरे सहयोगी दीपक शर्मा ने वो पूरी रिपोर्ट आज की थी। मैं उस टीम में शामिल था क्योंकि मैंने उसका वॉइस ओवर किया था, मैं उसका एंकर भी था उस शो का। हम लोग गए थे सलमान खुर्शीद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सलमान खुर्शीद ने उस वक्त, मुझे याद है, इंडिया टुडे ग्रुप पर वाहियात आरोप लगाने शुरू किए और मैंने और दीपक शर्मा ने उनकी बखिया उधेड़ दी थी। और मुझे याद है उसी पत्रकार का जो सोनिया गांधी के सामने अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाते हैं, उन्होंने मुझे एसएमएस किया था कि क्या तुम्हें सलमान खुर्शीद से बात करने की तमीज नहीं है? तो ऐसा नहीं है। मगर एक बात बता दूं,
सलमान खुर्शीद से हमने इतने कठिन सवाल किए, मगर मैं तारीफ करना चाहूंगा उनकी भी, उन्होंने हमें पिटवाया नहीं वहां पे। उसी तरह से मुझे याद है जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो अक्सर उनके प्रेस सलाहकार मेरे एडिटर को कॉल करके बोलते थे, यार ये क्या बोल रहा है, इससे समझाओ, ये इस तरह से कैसे बोल सकता है। मुझे याद है शीला दीक्षित के जो प्रेस सलाहकार थे, उन्होंने एक बार मेरे एडिटर को फोन करके कहा था कि अभिसार ये बात गलत बोल रहा है। मेरे एडिटर ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा अभिसार क्या ये बात गलत है? तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मेरी रिसर्च यहां से है। तो मेरे एडिटर ने कहा खुश रहो, जाओ, तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो पहले भी दबाव होता था पत्रकारों पे, पहले भी दबाव होता था, मगर इस हद तक नहीं।